हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमल एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कि एक कांस्टेंट फोर्स जब किसी भी बॉडी पे अप्लाई की जाती है तो उसके नतीजे में जो वर्क होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। वर्क क्या था कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे और उसके उसी फोर्स की डायरेक्शन में वो को डिस्प्लेसमेंट कर ले तो हम ये कहेंगे कि हमने वर्क कर लिया है। कांस्टेंट फोर्स थी तो कांस्टेंट फोर्स को हमने मैक्सिमम भी देखा, मिनिमम भी देखा। आज हम ये देखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितना वर्क करता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि एक चार्ज जब हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास कोई भी चार्ज है तो इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जिस फील्ड के अंदर आप कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये उसको या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड था कि एक मैग्नेट होता है, उसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, एक फील्ड पैदा हो जाता है और उस फील्ड के अंदर वो किसी भी मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। आज हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? एक ऐसा स्पेस या रीजन जिसमें कोई भी मैस है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि रीजन और स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो जगह होती है in which it can attract other object। यहां पे ऑब्जेक्ट से मुराद कि हम ऑब्जेक्ट का क्या ले रहे हैं, मैस ले रहे हैं। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस होगा वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो कि मैस रखता होगा उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जितना एरिया होगा उसके इर्द गिर्द जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। यहां पर हम जस्ट अट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, रिपेल्शन की बात नहीं कर रहे हैं। चार्जेस में हमने देखा कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, इसी तरह जो मैग्नेट होता है उसमें भी सेम पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में जस्ट अट्रैक्शन फोर्स होती है, इसमें रिपल्शन फोर्स नहीं होती है। तो कोई भी मैस जो होगा वो हर मैस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपके पास पड़ी हुई हर चीज जो कि मैस रखती है वो आपको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन आप किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट या किसी की चीज की तरफ खींचे नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है, हम जस्ट जमीन की ग्रेविटी के से ही क्यों खींचे जाते हैं। उसका जो मेन पर्पस ये है कि हमारी जो अर्थ है उसका जो मैस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। तो हम बजाय किसी दूसरी चीज की तरफ खींचे जाने के हम जमीन की तरफ ज्यादा खींचे जाते हैं। मीन्स के जो अट्रैक्शन है या हम ये कहें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब जो फील्ड होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड होता है दो किस्म का। एक को हम कहते हैं कंजर्वेटिव और एक को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है? कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड होगा कि जो आप उसमें जितना मर्जी वर्क डन कर लें वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। मींस कि आप वर्क कर रहे हैं, आप एक पॉइंट से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप ए से बी जिस मर्जी पाथ को फॉलो करके चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं,
चाहे ऐसे चले जाए, आपका जो फील्ड होगा उसका वर्क डन हर पाथ में सेम रहेगा। चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो करें, चाहे ये वाला करें, चाहे ये वाला करें, तीनों पाथ्स में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो ऐसा फील्ड क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फील्ड। के फील्ड इन विच वर्क डन, जो हम वर्क कर रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट बाय पाथ फॉलोड। कि हम जो भी पाथ फॉलो करेंगे वो उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो किन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा? वो करेगा आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंडिंग पॉइंट पर। वो जस्ट इन दो चीजों पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो ऐसा फील्ड क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है। जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहता है। तो इसी तरह हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड वो है जिसमें वर्क डन जो है वो सेम रहे। इसकी हम एक और डेफिनेशन भी करते हैं कि अगर आपके पास जो पाथ है क्लोज्ड है, इन क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज जीरो। अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में कोई वर्क कर रहे हैं और आप जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं तो आपका जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो आएगा। तो ऐसा फील्ड भी क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे, डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। कि जो आप पाथ फॉलो कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस पाथ से जा रहे हैं। कंजर्वेटिव की अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ये क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि किसी भी मैस के इर्द गिर्द जो जगह होती है जिसमें वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और नॉन कंजर्वेटिव की देखें तो ऐसी तमाम फील्ड जिसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। और इन फोर्सेस को भी हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। मतलब फ्रिक्शंस की जितनी भी फोर्सेस हैं तो वो सारे की सारी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चले कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में जितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना वर्क डन होता है। अभी हमने ये कहा कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका मतलब है कि इसमें जो क्लोज्ड पाथ में वर्क होगा वो सारे का सारा जीरो होगा। या यूं कह लें कि इसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें, आप चाहे जो मर्जी पाथ फॉलो कर लें, सब में जो वर्क डन होगा वो सेम आएगा। और अगर आप क्लोज पाथ लेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पहला पाथ ये बनता है कि पहले वो हॉरिजॉन्टली जाएगा, फिर वो वर्टिकल जाएगा और वो क्या करेगा? बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। हम यहां ये कह लेते हैं कि बी से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो h है। दूसरा वो ये करता है कि पहले वो वर्टिकल जाता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल जाता है। ये हो गया दूसरा पाथ, इसको आप कह लें डी कह लें, और ये आपका पॉइंट सी हो गया। तीसरा एक और पाथ वो लेता है और वो ऐसे मूव करता हुआ जा जाता है। यहां से उसने स्टार्ट किया। अब हमने ये कहा कि ये हम ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे हैं क्योंकि हम अर्थ पे हैं और अर्थ के इर्द गिर्द बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसमें वो किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है।
तो हम बेसिकली अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क डन देख रहे हैं कि वो कितना होता है। हमने 3 पाथ लिए, एक पाथ था हमारा ए डी बी, दूसरा पाथ था हमारा ए सी बी, और तीसरा हमारा डायरेक्ट पाथ था, हम ए से बी पे चले गए रैंडमली मूव करते हुए। हम तीनों का वर्क डन देखते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड ने ये कहा कि अगर ये आपका फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसमें जो तीनों वर्क डन होंगे वो सेम आएंगे। पहले हम एडीबी का वर्क डन ले लेते हैं। वर्क डन ए डी बी, कि हमने अगर ए से डी और डी से बी मूव किया तो कितना वर्क डन हुआ। इसको यूं लिखेंगे, वर्क डन ए डी बी। हम यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला जो ए से डी तक किया, हम इसको कह लेते हैं वर्क डन ए टू डी प्लस वर्क डन बी टू डी, बी टू। हम दोनों को अलग अलग लेके उनका सम ले लेते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस ऑफ थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है, इसको अगर हम लिखें तो ये आएगा एफ डी कॉस थीटा। इसी तरह ये भी क्या होगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अगर आप ए से डी तक की बात करें, ए से डी, डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में तय करते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। मींस कि अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। और हम अगर यहां पर एफ डी कॉस 90 डिग्री पुट करें, जो कि हमारे पास 0 होता है, तो अगर हॉरिजॉन्टली कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में तो उसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। अब हम देखते हैं डी से बी। अब डी से बी जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो इनका जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। तो हम यहां पर एफ डी कॉस 180 पुट कर देते हैं। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस एफ डी कॉस थीटा की जगह पर -1, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। डिस्टेंस डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। डी से बी तक जाते हुए कितना डिस्टेंस, h, तो हम यहां पर डी की जगह पर h लिख सकते हैं। f क्या है, फोर्स है। फोर्स किसकी वजह से है, उसके ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस की वजह से क्या होती है, अप्लाई होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड उस बॉडी का होगा जिसका कोई ना कोई मैस होगा, तो हम इस f की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg, कि m मैस और g जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे -mgh। तो ये वो वर्क डन है जो a से d और d से b तक जाते हुए हुआ। अब हम देखते हैं a से b, a सी b, इस पाथ में कितना वर्क डन हुआ। हम इसको यहां से थोड़ा सा दोबारा ट्राई कर लें कि ये पॉइंट a था, ये पॉइंट c था, और इसने जाना है पॉइंट b पर, ये डायरेक्शन लेगा। पहले वो a से b तक जाएगा। a से b अभी हमने कहा कि अगर वर्टिकली जाएगा तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 का बनेगा। हम वर्क डन ले रहे हैं ए सी बी का, हम इसको भी यूं लिखेंगे कि वर्क डन ए सी बी इज इक्वल टू ए से सी तक और फिर सी से बी तक। ए से सी तक जाएगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री, कि डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ, प्लस सी से बी की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही और फोर्स की डायरेक्शन नीचे। एंगल बना 90 डिग्री का, और cos 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 cos 180 -1, तो ये हमारे पास आएगा -FD। D यहां पर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम h कह रहे हैं, और F उसका वेट, तो ये हमारे पास -mgh आ गया। मीन्स कि अगर हम ये वाला पाथ लें
ADB, तो भी हमारे पास वर्क डन कितना आया ADB में -mgh, और ACB में भी वर्क डन कितना आया -mgh। अब हमारा तीसरा पाथ रह गया जिसको हमने अभी डिस्कस करना है कि वो पाथ अगर वो ऐसे मूव करे तो उसका वर्क डन कितना होगा। कंजर्वेटिव फील्ड है तो इट मींस कि अगर यहां पर -mgh है, यहां पर भी -mgh है, तो यहां पर भी कितना होना चाहिए -mgh ही होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव ये कहता है कि पाथ जो फॉलोड किया जा रहा है ये उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहां पर ये बिल्कुल जिगजैग मूव कर रहा है, तो हम इसको छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस आ जाए। इसको अगर मैं यहां पर ड्रा करूं अलग से, और हम इसके क्या करते हैं छोटे छोटे एक्सिस बना लेते हैं ताकि हमें जो वर्क डन फाइंड करने में आसानी रहे। क्योंकि हमारे पास दो तरीकों से आ रहा है, या हम वर्टिकली जा रहे हैं या हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हमने इस पाथ को इतने पार्ट्स में तकसीम करना है कि हर पार्ट जो है हमारे पास या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे या वर्टिकल डायरेक्शन दे। हम इसको कह देते हैं कि ये del y1, ये del y2, ये del y3, और यहां तक जाते जाते del yn हो गया। ठीक है कि हमने हर वर्टिकल पाथ को y1 कह दिया। हम हॉरिजॉन्टल की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी देखा कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो उसका जो वर्क डन आता है वो 0 आता है। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे वर्टिकल ही लेंगे। तो वर्क डन A से B जाते हुए हम क्या करेंगे -FD, और साथ में ये डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर del y1, यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन ये वाली है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और आपकी फोर्स डाउनवर्ड है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। तो जब भी बॉडी वर्टिकली जाएगी तो उसका जो कॉज है वो 180 देगा और वैल्यू देगा -1, तो हमने यहाँ पर साथ माइनस लगा दिया। FD, D को हमने डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिया, del y1, del y2, del y3 और ये del yn तक जाएगा। F हमारे पास mg को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको करेंगे -mg del y1 -mg del y2 प्लस mg del y3 और ये yn तक जाएगा। अब सब में mg कॉमन आ रहा है तो हम mg को कॉमन ले लेते हैं -mg। अंदर हमारे पास बचेगा del y1 del y2 del yn। अब ये हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन ये टोटल अगर आप देखें यहां से यहां तक हमने कहा कि ये डिस्टेंस कितना है h है। अगर आप इन सारे पार्ट्स को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास जो टोटल है डिस्टेंस वो आ जाएगा। तो हम इन सब की जगह पर h भी पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -mgh, जो कि हमारे पास वर्क डन ADB और ACB के इक्वल आ गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन ACB is equal to work done ADB is equal to work done AB। कि चाहे आप ADB मूव कर लें, चाहे आप ACB मूव कर लें, चाहे आप A से डायरेक्ट B पे चले जाए, रैंडम पाथ को फॉलो करते हुए आपका टोटल जो वर्क डन होगा तीनों पाथ में वो -mgh ही होगा। अगर हमारे पास तीनों पाथ में वर्क डन सेम आ रहा है तो इट मीन्स के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड की हमने एक डेफिनेशन और भी की थी कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। इसको अभी प्रूव करना रहता है कि आप जब क्लोज्ड पाथ में मूव करें तो आपका जो टोटल वर्क डन है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। हम इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है, A B।
सी तक गया, इसको हम सी कह लेते हैं, इसको आप डी कह लें। अभी हमने ऊपर कहा कि जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टली जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल होगा वो तो होगा ही जीरो। क्यों? क्योंकि जो एफ है और जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये, एंगल बना 90 का, तो ये भी हो जाएगा जीरो। इसी तरह इसमें देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, एंगल बना 90 डिग्री का और ये भी हो गया जीरो। अब जस्ट आपके पास BC और AD बच गए। अगर आप C से भी देखें तो ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपवर्ड है और हमारी जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है। एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का, और ये जो cos 180 डिग्री है वो -1 देता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें FD cos 180, हमारा A से C, अगर हम इसको पाथ में थोड़ा सा डिवाइड कर लें कि पहले हम AC लेंगे, फिर हम CB लेंगे, फिर हम BD लेंगे और फिर हम DA लेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। AC 0 क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल CB cos, इसमें cos 180 बन रहा है क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डाउनवर्ड है, तो वो cos 180 आएगा और हमारे पास ये आ जाएगा -FD। F यहाँ पर मैस है तो mg और d को हम h लिख लेते हैं कि हमारा ये जो वाला डिस्टेंस है ये h है और ये भी h है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -mgh। फिर B से D जाएंगे तो 0 होगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। फिर D से, अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउनवर्ड है और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है? डाउनवर्ड है। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो हमारा जो थीटा होता है वो 0 डिग्री का बनता है और cos 0 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास यहाँ पर mgh आएगा क्योंकि ये +1 है। अब प्लस का mg माइनस का mgh से कैंसिल, तो 0 + 0 + 0 = 0। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड में आप एक क्लोज्ड पाथ में मूव करते हैं तो आपका टोटल वर्क डन 0 आता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की जो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल होगी कि जब आप डिफरेंट पाथ में मूव करेंगे तो सब पाथ्स में जो वर्क डन होगा वो सेम आएगा, और अगर आप क्लोज्ड पाथ में मूव करेंगे तो आपका वर्क डन 0 आएगा। तो इस तरह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका जो वर्क डन होता है वो क्लोज्ड पाथ में 0 है, और अगर आप डिफरेंट पाथ्स में मूव कर रहे हैं तो सब में कंजर्वेटिव आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या आप विजिट कर सकते हैं www.eduinput.com। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक।